पर अब हम लोग देखेंगे हमारे जो नेबरिंग नेशंस है ना, चाइना एंड पाकिस्तान, उनके साथ हम इंडिया का कंपैरिजन करके देखेंगे किस हद तक हम लोग डेवलप्ड है। बहुत सारे एरियाज का करेंगे, इंडस्ट्री का भी करेंगे, एग्रीकल्चर का भी करेंगे और बहुत सारे डेमोग्राफिक फैक्टर्स के ऊपर हम लोग देखेंगे इन कंट्रीज को कंपेयर करके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत 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 इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। तुम्हें पता लगेगा कि चाइना डेवलप्ड क्यों है, इतनी फास्ट उसने कैसे ग्रो कर लिया। ठीक है, उनकी स्ट्रेटजी सीखेंगे हम लोग। चलो देखते हैं। इंट्रोडक्शन देखो। In the preceding chapters, we have studied in detail about all the aspects of Indian economy, its problems, policies, development. We know that economies of the world have been classified into developed and developing. ठीक है, कुछ countries developed हैं और कुछ डेवलपिंग है। डेवलप्ड कंट्रीज वो होती हैं जहाँ पे पर कैपिटा इनकम हाई होती है, नेशनल इनकम भी बहुत हाई होती है। डेवलपिंग में पर कैपिटा इनकम कम होती है और नेशनल इनकम भी बहुत कम होती है। पढ़ते हैं आगे। इन द पोस्ट कोल्ड वॉर, अब पहली चीज तो ये कोल्ड वॉर होती क्या है। ठीक है, कोल्ड वॉर एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे दो कंट्रीज के बीच में टेंशन है पर उन्होंने वॉर डिक्लेयर नहीं की। ठीक है, कोल्ड वॉर क्या होती है, दो कंट्रीज के बीच में वॉर जैसी सिचुएशन है, मतलब उनके मेंटल टेंशन, आप कह सकते हो पॉलिटिकल टेंशन, उनके आपस के बीच में मिलिट्री टेंशन ऐसा है। ठीक है, पर उन्होंने वॉर डिक्लेयर नहीं की। ठीक है, इन द पोस्ट कोल्ड वॉर, पोस्ट अब कोल्ड वॉर किन किन के बीच में हुई थी भाई, यूएस एंड सोवियत यूनियन। ठीक है, इनके बीच में चल रही थी। इन द पोस्ट कोल्ड वॉर world, nations have been primarily trying to adopt various means which will strengthen their own domestic economies. अब उसके बाद कोल्ड वॉर के बाद सारी कंट्रीज जो हैं वो ये करने लग गई कि उनको अपनी इकोनॉमीज को स्ट्रॉन्ग करना है। और उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या किया इन लोगों ने, ग्रुपिंग बनानी शुरू कर दी। कंट्रीज ने आपस में ग्रुपिंग बनानी शुरू कर दी। ठीक है, कौन कौन सी ग्रुपिंग्स बनाई भाई, सार्क, यूरोपियन यूनियन, एशियान, G8, G7, G20, ब्रिक्स एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। इंडिया भी इनमें से किस किस का मेंबर है, इंडिया सार्क का मेंबर है, G20 का मेंबर है और ब्रिक्स का मेंबर है। ठीक है, इंडिया इनमें से कौन सी इकोनॉमिक या रीजनल ग्रुपिंग्स का मेंबर है, सार्क, G20 एंड ब्रिक्स। ठीक, और आगे कोल्ड वॉर के बारे में इसने लिखा है। तो कोल्ड वॉर जो कब से कब तक चली, 1947 से 1991 तक चली। इट वाज अ सस्टेन्ड स्टेट ऑफ पॉलिटिकल and military tension between the powers of the Western world, led by USA and its NATO allies, and communist world, led by Soviet Union and its satellite states and allies. तो ये किनके बीच में थी कोल्ड वॉर, यूएस एंड सोवियत यूनियन। Moreover, various nations are also trying to understand the development process pursued by the neighboring countries as it allows them to realize their own strengths and weaknesses. अब कंट्रीज क्या करती हैं, अब देख कुछ डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, वो इंस्पिरेशन कहाँ से लेती हैं, वो इंस्पिरेशन लेती हैं कुछ ऐसी डेवलप्ड कंट्रीज से जो कि अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, कि उनका एक्सपीरियंस पढ़ो, उनकी हिस्ट्री पढ़ो, उन्होंने क्या क्या ऐसा किया जिससे कि उनकी कंट्री इतनी फास्ट पेस पे डेवलप हो गई। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इंडिया का कंपैरिजन करने वाले हैं विद चाइना एंड पाकिस्तान। इंडिया का कंपैरिजन उसके नेबर्स के साथ। फाइन, पढ़ते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल कंपेयर द ट्रेंड्स इन वेरियस इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड with a secular and liberal constitution for over half a century with its two principal neighbors। दो नेबर्स हैं भाई इंडिया के, अदरवाइज तो बहुत सारे हैं बट दो मेन है। चाइना which has recently started moving towards a more liberal restructuring of its command economy। command economy होती है बेटा एक ऐसी इकोनॉमी जिसके ऊपर डिक्टेटरशिप चल रही होती है। ठीक है, कमांड इकोनॉमी, पर उसने अब क्या करना कर दिया, शुरू कर दिया, लिबरलाइजेशन करनी शुरू कर दिया, रीस्ट्रक्चरिंग शुरू कर दी है, प्राइवेटाइजेशन धीरे धीरे करनी शुरू कर दी है। ठीक है, आगे। Pakistan having an authoritarian militarist political power structure।
All the three countries, India, China, Pakistan, have more than 6 decades of development experience behind them. 60 साल का इन सबके पास डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है. अब इसमें कुछ कंट्रीज क्या हो गई भाई, अच्छे से डेवलप हो गई, और कुछ डेवलपिंग की स्टेज में ही रह गई. वी विल ऑल्सो प्रेज द स्ट्रेटजीज अडॉप्टेड बाय दीज कंट्रीज टू रीच देयर प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है. और पाकिस्तान में कैसा सिस्टम चलता है भाई? पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर चलता है, और कह सकते हो जिसमें अथॉरिटी उन लोगों पे ज्यादा दिखाई जाती है, कंट्रोल किया जाता है लोगों को. ठीक है. चलिए, डेवलपमेंट पाथ ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना. अब तीनों के बीच में ना कुछ पहले ही बात करेगा सिमिलैरिटीज की. तीनों के डेवलपमेंट पाथ्स में क्या सिमिलैरिटीज है, और उसके बाद डिफरेंसेस की बात करने वाला है पूरे चैप्टर के अंदर. ठीक है, चलिए देखते हैं डेवलपमेंट पाथ ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना. India, Pakistan and China have many similarities in their developmental strategy. तो क्या क्या similarities हैं तीनों countries के बीच में? Number one, all the three nations started their development path at the same time. तीनों ने अपनी development का जो उनका time period था वो same था start करने का. रेस तीनों ने साथ ही start की. इंडिया और पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिल गई 1947 में, जबकि चाइना को उससे 2 साल बाद मिली थी 1949 में. At that time, it was known as People's Republic of China. All the three countries had started planning their development strategies in similar ways. India announced its first 5-year plan in 1951. अब देखो, इंडिया ने अपना पहला 5-year plan कब अनाउंस किया? 1951 में. पाकिस्तान ने इंडिया के 5 साल बाद 1956 में. चाइना ने इंडिया के 2 साल बाद 1953 में. तो कह सकते हैं कि चाइना को इंडिपेंडेंस भी इंडिया और पाकिस्तान के बाद मिली. ठीक है. और चाइना ने अपना फर्स्ट ईयर प्लान भी इंडिया के बाद ये लोग लेकर आए. ठीक. Since 2013, Pakistan is working on the basis of 11th 5-year developmental plan. पाकिस्तान का 2013 के बाद से कौन सा चल रहा है भाई? 11th 5-year plan. While China is working on 13th 5-year plan. China 13th 5-year plan पे वर्क कर रहा है. Until March 2017, India has been following 5-year plan based developmental model. Currently, Pakistan is following its 12th 5-year plan. और अभी आज की बात करें तो पाकिस्तान का ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है. इसके पहले वाला आप चाहे स्किप भी कर सकते हो. ये वाला जो है, दिस इज इम्पोर्टेंट. पाकिस्तान 12th 5-year प्लान फॉलो कर रहा है, जो कि 2018 से लेकर 23 तक है. चाइना has signaled a major strategic shift in the approach to economic and social development in its 14th 5-year plan. अब चाइना का कौन सा चल रहा है भाई? 14th चल रहा है. पाकिस्तान का 12th चल रहा है. 5-year plans have been laid to rest by government. In India, 5-year plans have been laid to rest by the government. आगे, India and Pakistan adopted similar strategies such as creating a large public sector, raising public expenditure, social development. इसको समझो. इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने एक सिमिलर अप्रोच फॉलो की कि स्टार्टिंग से ही पब्लिक सेक्टर का जो रोल है वो ज्यादा रखा जाए, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर का रोल ज्यादा रखा जाए. जब इंडिया और पाकिस्तान आजाद हुए थे, बहुत सारी चीजें ऐसी थी, मतलब मैक्सिमम इंडस्ट्री, सारा कुछ. ठीक है. इट वाज अंडर टोटल कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर ओनली, आजादी के इमीडिएटली बाद. Till 1980s, all the three countries had similar growth rates and per capita income. 1980 तक तीनों कंट्रीज का जो जीडीपी रेट है या पर कैपिटा इनकम्स का जो रेट था वो सेम था, ऑलमोस्ट सेम था. ठीक है. All the three countries have performed differently. India and Pakistan have made slow, irregular progress as compared to China, which has made miraculous progress. अब इनकी कुछ 2-3 मेन स्ट्रेटजीज थी जिनकी वजह से ये बहुत ज्यादा डेवलप हुए, बताएंगे आगे. But before we make comparative study of the three countries, let us first analyze the structure of economies of China and Pakistan. पहले देखते हैं इनकी इकोनॉमीज का स्ट्रक्चर है क्या, चाइना और पाकिस्तान का. इंडिया का तो हमें पता है, इंडिया का क्या है भाई? मिक्स सिस्टम है ना. चाइना का देखते हैं. चाइना की हिस्ट्री देखो. China has been one of the world's oldest people and continuous civilizations consisting of states and cultures dating back to more than 6 millennia. The People's Republic of China, commonly known as China, was established in 1949. 1949 में established हुआ था. One of the oldest civilizations है भाई.
ज्योग्राफी देखते हैं, चाइना इज सिचुएटेड इन ईस्टर्न एशिया, बाउंडेड बाय पैसिफिक इन द ईस्ट। अब इसकी ज्योग्राफी डिस्कस कर रहा है, ये सारी कहाँ लोकेटेड है। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, नेक्स्ट टू कनाडा एंड रशिया। कनाडा और रशिया के बाद थर्ड लार्जेस्ट चाइना है, with an area of 9.6 million square kilometers. Next. Population and language. China is the most populous country of the world with 1371 million people. और ये 2015 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। एंड अ ग्रोथ रेट ऑफ, सिर्फ जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का वो कितना है, 0.5% पर एनम, जो लो है, ठीक है, विच इज लो। अब कम हो गया इनकी वन चाइल्ड पॉलिसी के बाद। Most languages in China belong to Sino-Tibetan language family spoken by 29 ethnicities. There are also several major dialects within the Chinese language itself. ठीक है, आगे economy. Being one of the oldest civilizations in the world, China has been world's largest economy after the establishment of People's Republic of China under one party rule. वहाँ पे one party rule चलता है। All the critical sectors of the economy, enterprise and lands owned and operated by individuals were brought under government control. इन्होंने भी क्या किया, जो भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर चीजें थी, सब थी, लैंड थी, वटेवर था, ठीक है, इंटरप्राइजेस थे, इंडस्ट्रीज थी, उन सबको इन्होंने क्या कर दिया, गवर्नमेंट कंट्रोल में ले आए। ठीक है, चाहे कोई भी लैंड का एक भी पीस है ना, एक भी टुकड़ा है, वो सब गवर्नमेंट के द्वारा ही ओन्ड है। ठीक है, प्राइवेट ओनरशिप नहीं। पहली चीज, आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ से ये मेन शुरू होगा चाइना के बारे में काम की चीजें। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, GLF कैंपेन भी कहते हैं इसको, कब स्टार्ट हुई, 1958 में शुरू हुई। अ प्रोग्राम नेम्ड ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन वाज इनिशिएटेड बाय माओ। ठीक है, अब इसका नाम याद रख लेना भाई, माओ ने स्टार्ट किया था ग्रेट लीप फॉरवर्ड टू मॉडर्नाइज चाइनाज इकोनॉमी। क्या किया इन्होंने, the aim of this campaign was to transform agrarian economy into modern economy through process of rapid industrialization। की जो हमारी इंडस्ट्री है, इन्होंने कहा कि पहले इनकी भी क्या थी, एक एग्रेरियन इकोनॉमी थी, बहुत सारी पॉपुलेशन इनकी भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती थी। बट 1958 में माओ ये रेवोल्यूशन लेके आया, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन लेके आया, जिसने कहा कि हम लोग अपनी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाएंगे। अंडर दिस प्रोसेस पीपल वर इनकरेज्ड टू सेट अप इंडस्ट्रीज इन देयर बैकयार्ड्स। घरों के अंदर ही लोगों ने इंडस्ट्रीज को सेटअप करना शुरू कर दिया। इन द रूरल एरियाज कम्यून्स वर स्टार्टेड। कम्यून एक ऐसा सिस्टम होता है कलेक्टिव फार्मिंग का। ठीक है, कम्यून क्या होता है, कलेक्टिव फार्मिंग का सिस्टम होता है जहाँ पे मिलके लोग खेती बाड़ी करते हैं। ठीक है, 1958 there were 26,000 communes covering almost all the farm population. GLF campaign met with many problems. A severe drought caused havoc in China, killing about 30 million people. ठीक है, सूखा पड़ गया, ड्रॉट हो गया और वहां पे 30 मिलियन लोगों की डेथ उस टाइम पे हुई थी। ठीक, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन के बारे में अगर आपसे पूछेंगे तो इट स्टार्टेड इन 1958। किसने स्टार्ट की थी, माओ ने स्टार्ट की थी। और क्यों की थी, एक एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी जो थी चाइना की, उसको शिफ्ट करना टुवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसको एक मॉडर्न इकोनॉमी बनाना। और कैसे बनाना, बैकयार्ड्स में लोगों ने इंडस्ट्रीज को सेटअप कर दिया, घर घर के अंदर छोटी छोटी इंडस्ट्री थी। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। In 1965, Mao Zedong introduced the Great Proletarian Cultural Revolution, जो कि स्टार्ट हुई 1966-76 के बीच में, under which students and professionals were sent to work and learn from countryside। अब हमारी कंट्री के अंदर क्या होता है, ठीक है, तुम्हें कोई भी चीज सिखाते हैं किताबों के थ्रू सिखाई जाती है। ठीक है, बुक में पढ़ा दिया, बस बच्चे को नॉलेज आ गई, जबकि चाइना ने ऐसा नहीं किया। ठीक है, वहां पे माओ ज़ेडोंग ने 1965 में एक ऐसी रेवोल्यूशन लाने की कोशिश की जिसमें कि बच्चों को फील्ड पे भेजा जाए। ठीक है, एक्चुअल में काम सिखाने के लिए उनको काम जहाँ पे हो रहा है वहां पे भेजा जाए, वहां पे वो काम करें, एक प्रोफेशनल के अंडर काम करें। ठीक है, और काम को कर करके सीखें। कितनी अच्छी अप्रोच थी। In 1965, Mao Zedong introduced a great proletarian cultural revolution under which students and professionals were sent to work and learn from countryside। तो कहाँ भेजा गया, विलेज एरियाज के अंदर। ठीक है, सो दैट अब यहाँ पे
टू फोल्ड पर्पस सॉल्व होगा। एक तो इनका जो रूरल एरिया वो भी डेवलप हो जाएगा, दूसरा बच्चों को भी एक प्रैक्टिकल नॉलेज आएगी, फील्ड रिलेटेड नॉलेज आ जाएगी। However, when Russia had conflicts with China, it withdrew its professionals who had earlier been sent to China to help in the industrialization process। उसके बाद जब रशिया के साथ इनका युद्ध होना शुरू हो गया, वॉर होनी शुरू हो गई, तो कॉन्फ्लिक्ट्स इनके शुरू हो गए, तो इन्होंने क्या किया, चाइना ने अपने सारे प्रोफेशनल्स वापस बुला लिए एंड वहां पे चाइना की इंडस्ट्रियलाइजेशन जो प्रोसेस है वो ऐसे ही कैरी ऑन इनको करनी पड़ी रशियन प्रोफेशनल्स के बिना। नेक्स्ट, रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना। The present day fast industrial growth in China has been traced back to the reforms introduced in 78। अब 78 के अंदर ये टू फोल्ड रिफॉर्म्स लेके आए, ठीक है। अब क्या क्या रिफॉर्म्स थे, इन्होंने अपने रिफॉर्म्स किस स्टेज पे लेके आए, दो स्टेजेस के अंदर लेके आए। अब देखो हमारे इंडियन इकोनॉमी है ना, इसकी सबसे खराब चीज क्या है कि हम लोग एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी होने के बाद सीधे सर्विस सेक्टर की तरफ चले गए, ठीक है। हम लोगों ने इंडस्ट्रियल सेक्टर को उस हद तक डेवलप नहीं किया जिस हद तक चाइना ने कर दिखाया, ठीक है। हम लोगों ने कहां से कहां तक शिफ्ट किया, हमने जंप मारा एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर की तरफ, जबकि चाइना की सबसे अच्छी बात ये थी एग्रीकल्चर को डेवलप किया पहले अच्छे से, फिर इंडस्ट्री की तरफ गए, इंडस्ट्री को अच्छे से डेवलप किया, फिर सर्विस सेक्टर की तरफ। एक स्टेज वाइज प्रोसेस किया इन लोगों ने। पढ़ते हैं, इन द इनिशियल फेज रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स, ठीक है। इंप्रूवमेंट किन तीन सेक्टर्स में की चाइना ने, सबसे पहले एग्रीकल्चर में, फॉरेन ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट जैसे सेक्टर्स के अंदर ज्यादा इन्होंने एम्फसाइज किया पहले फेज के अंदर। इन एग्रीकल्चर commune lands were divided into small plots which were allocated only for use and not as ownership to the individual households, ठीक है। कम्यून लैंड्स क्या होती थी, जिनको गवर्नमेंट ओन कर रही है, इकट्ठे कर ली सारी लैंड और गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। लोग क्या करते थे, स्मॉल प्लॉट्स ले लेते थे, उस पे अपनी खेती बाड़ी करते थे, पर गवर्नमेंट का हक है भाई, उसके ऊपर ओनरशिप गवर्नमेंट की है, तुम उस पर सिर्फ काम कर रहे हो। They were allowed to keep all the income from the land after paying stipulated taxes, ठीक है। उन्होंने लैंड पे जो भी खेती बाड़ी की, फार्मिंग की, कुछ प्रोड्यूस ग्रो किया, ठीक है, कुछ टैक्सेस गवर्नमेंट को पे किए और जो भी इनकम हुई वो सारी अपने पास रख ली, ठीक है। पर इनके पास लैंड की ओनरशिप नहीं आई, ठीक। इन द लेटर फेज रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब पहले तो इन्होंने कुछ 10 साल अपने एग्रीकल्चर पे लगाए, उसके बाद नेक्स्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप किया। कैसे डेवलप किया, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन के थ्रू डेवलप किया, ग्रेट प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन के थ्रू इन्होंने ये दो स्ट्रेटजीज लगाकर इन्होंने अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को बड़ा स्ट्रांग कर लिया। देखते हैं, रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन दी इंडस्ट्रियल सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर फर्म्स एंड टाउनशिप एंड विलेज एंटरप्राइजेस वर अलाउड टू प्रोड्यूस गुड्स। प्राइवेटाइजेशन अलाउ कर दी, ठीक है। एट दिस स्टेज एंटरप्राइजेस ओन्ड बाय गवर्नमेंट which are known as state-owned enterprises or SOEs were made to face competition। इन्होंने स्टार्टिंग में अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना जल्दी नहीं खोला, गवर्नमेंट ओनरशिप थी, पर धीरे 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 करके प्राइवेटाइजेशन अलाउ की और अपने प्राइवेट सेक्टर को, अपने पब्लिक सेक्टर को फिर एक्सपोज किया कंपटीशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूअल प्राइसिंग इन द रिफॉर्म प्रोसेस। ड्यूअल प्राइसिंग का क्या मतलब होता है, डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस होना, ठीक। चलिए देखते हैं, the reform process also involved dual pricing। this means fixing prices in two ways। दो तरीकों से prices को fix करना, दो अलग तरीके के prices देखते हैं। Farmers and industrial units were required to buy and sell fixed quantities of inputs and outputs on the basis of fixed price by government। अब इसको समझो क्या है इसमें। ड्यूअल प्राइसिंग का मतलब है दो अलग अलग प्राइसेस। फार्मर्स या इंडस्ट्रीज जो भी प्रोडक्ट्स बनाएंगी उनको कुछ फिक्स्ड आउटपुट, मान लो इन्होंने 100 यूनिट्स बनाए, ठीक है। गवर्नमेंट ने पहले से फिक्स कर रखा है कि आपको 60 यूनिट्स गवर्नमेंट को बेचने हैं 10 रुपीज के हिसाब से, ठीक है। कितने यूनिट्स बेचने हैं, गवर्नमेंट को बेचने हैं, वो सब फिक्स्ड होता था, किस रेट पे बेचने हैं गवर्नमेंट फिक्स करेगी। और इसके अलावा जो बाकी सरप्लस बच गया वो आप मार्केट में बेच सकते हो,
जिस भी प्राइस पे आपका मन करे, ठीक है। मान लो इसके बाद इसके पास 40 यूनिट्स बच गए ना, अब इस हो सकता है ये 12 पे बेचे, 15 पे बेचे, अब इसकी अपनी इच्छा है। तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट जो है सस्ते रेट में प्रोक्योर कर लेती थी, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर अदर ट्रांजैक्शंस इनपुट एंड आउटपुट वर परचेज एंड सोल्ड एट मार्केट प्राइस, करवा दिया, ठीक है। जो रिमेनिंग आउटपुट रह गई थी, ये लोग क्या करते थे, उसको मार्केट रेट पे सेल कर देते थे। लास्ट है हमारे पास स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करनी है, उसके लिए क्या किया उन्होंने, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक ऐसा एरिया होता है जो कि एक्सपोर्ट्स वगैरह के लिए ओपन होता है, ठीक है। एक्सपोर्ट्स के लिए यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाती हैं, ठीक है। अब जो एक ऐसा यूनिट है जो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट करेगा, उसको कंसेशनल रेट पे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा, लेबर थोड़ी सस्ती मिलेगी, गवर्नमेंट और बहुत सारी सब्सिडीज देगी, टैक्स हॉलिडे देगी, ठीक है। टैक्स से रियायत दे देगी, या टैक्स रेट कम कर देगी, या टैक्स पे करना ही नहीं पड़ेगा। ये इसलिए किया गया था कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जा सके, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जा सके। ये उनकी 5वीं स्ट्रैटेजी। चाइना का एक्सपीरियंस क्लियर है सबको, बोलो। यस मैम। यस मैम। ठीक है। पाकिस्तान का जो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है, विल बी डूइंग दैट टुमारो, ठीक। विल बी स्टार्टिंग अबाउट पाकिस्तान टुमारो। सो राइट डाउन टुडेज क्वेश्चन। आज के लिए क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन। स्टेट द सिमिलैरिटीज, state the similarities between state the similarities between development experience of India, China, Pakistan, ठीक है। इनके बीच में आपको सिमिलैरिटीज बतानी है सबसे पहले। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, what do you understand by Great Leap Forward campaign? What do you understand by Great Leap Forward campaign? भी आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा है फॉर 3 मार्क्स, ठीक है। एटलीस्ट हाफ पेज और अच्छा कंटेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक्सप्लेन ग्रेट प्रोलिटेरियन रेवोल्यूशन। एक्सप्लेन ग्रेट प्रोलिटेरियन रेवोल्यूशन। अगेन 3 मार्क्स के लिए आपको इसको भी एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस of China, development experience of China is two-phased, कि 2 phases में है, उन दोनों phases को आपको explain करना है, ठीक है। Explain the 2 phases of development. Explain the 2 phases of development. Fine. Next लिखो, explain the dual pricing policy. Explain the dual pricing policy adopted by China. Explain the dual pricing policy adopted by China. ठीक है। ये आज के क्वेश्चंस हैं, इनको प्लीज अच्छे से कर लेना। कर लोगे? यस मैम। ठीक है, चलिए। थैंक यू क्लास। यस मैम।